हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो डियर, नवंबर 2024 एग्जाम्स बिल्कुल आ चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो शेयर करना अभी तक रह गया था, डेट वाज जुडिशियल अपडेट्स ऑफ आईसीआई। अब उधर डियर आईसीआई हर अटेम्प्ट के लिए आपके साथ एक जुडिशियल अपडेट की फाइल शेयर करता है, मतलब दो फाइल शेयर करता है। एक तो स्टेट अपडेट की, स्टेटूटरी अपडेट की होती है, और एक होती है जुडिशियल अपडेट की। तो स्टेटूटरी अपडेट्स का हमने आपके साथ, उसमें बेसिकली अमेंडमेंट्स कवर होते हैं, तो वो अमेंडमेंट्स हमने आपके साथ ऑलरेडी कवर करके एक उसका हमने ऑलरेडी अमेंडमेंट वीडियो अपलोड की भी है। इस वाले वीडियो में हम आपके साथ कवर करेंगे जुडिशियल अपडेट्स। तो सर क्या मतलब देरी नहीं हो गई? नहीं डियर, देरी वाली बात ऐसी है कि जो हम चाह रहे थे कि आप अपना पहला पूरा जो भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह आप वो कवर कर लें, और छोटा सा वीडियो होगा, मैक्सिमम हाफ एन आवर। इस वाले अपडेट की फाइल में आपको चार इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इंस्टीट्यूट ने जो आपके साथ नवंबर की जो जुडिशियल अपडेट की जो फाइल जो शेयर की है, अगर आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारे पन्ने हैं। उसमें कुल मिला के 9 केस लॉस इन्होंने दिए हुए हैं। तो हो सकता है आपको लगे देख के कि साहब 9 केस लॉस हैं। अच्छा, अभी अब मुद्दे वाली बात ऐसी है कि इसमें से 4 केस लॉस जो हैं, ये 4 बीडीआर फिनवेस्ट, भारती सेल्यूलर, गोडैडी और दुराई स्वामी कुमारा स्वामी, ये तो साहब नए केस लॉस हैं जो कि नवंबर 2024 की फाइल में आए थे। इसके अलावा 5 जो और केस लॉस हैं, महिला आनंद फिल्टर्स, केबीडी, सिकंदराबाद क्लब, एयर इंडिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये बेसिकली मई 24 के जुडिशियल अपडेट की फाइल में भी इंस्टीट्यूट ने दिया था। तो उन्हीं 5 केस लॉस को, जो कि ऑलरेडी मई 24 की फाइल में कवर्ड था, इन्होंने नवंबर 24 की फाइल में भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो मुद्दे वाली बात यह है कि इन 5 केस लॉस का हमने आपके साथ डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसका नाम होगा मई 2024 जुडिशियल अपडेट या न्यू केस लॉस फाइल करके। मैंने इस वाले वीडियो के साथ इसका लिंक लगा दूंगा। तो इस वाले वीडियो में जो हम आपके साथ बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो ये 4 केस लॉस हैं, बीडीआर फिनवेस्ट, भारती सेल्यूलर, गोडैडी और दुराई स्वामी कुमार स्वामी। इन 4 केस में से साहब 3 केस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 3 केस लॉ, चौथा तो खैर एक हम कह सकते हैं इजी सा केस लॉ है। तो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस लॉ है बीडीआर फिनवेस्ट। ये जो फाइल है आपको ये मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां से इसको डाउनलोड कर लें। हमने प्रॉपर इसका एनालिसिस वगैरह करके आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, ये जो केस लॉ है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस लॉ। इस वाले केस लॉ में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ, जो कि ऑलरेडी हमने आपके साथ जिन बच्चों ने क्लासेस वगैरह की हुई है उनसे जो है हम मतलब टीडीएस में जिसकी हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है, बहुत ध्यान से। अब लेट से मिस्टर ए है, जिन्होंने लेट से 1 लाख रुपए का एफडी कराया, और कोई बैंक है लेट से, इनको ये इंटरेस्ट पे करता है। तो 194 ए के हिसाब से, 194 ए के हिसाब से लेट से बैंक को उस एफडी के इंटरेस्ट में 10% का टीडीएस करना है, लेट से फॉर एग्जांपल। अच्छा, तो लेट से बैंक है कोई जो कि मिस्टर ए को 1 लाख रुपए का एफडी का इंटरेस्ट पे कर रहा है, और उस इंटरेस्ट को पे करते टाइम, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, बैंक को लेट से 10 उस पे 10,000 रुपीज का मीन्स 10% का टीडीएस करना है। ठीक बात है। अच्छा, तो मैं बैंक को क्या बोलूंगा यहाँ पे, पेयर, और यहाँ पे हमारे मिस्टर ए क्या बन गए, पे। तो बैंक को टीडीएस करना है, मींस द टीडीएस ऑब्लिगेशन इज विद द बैंक, बिकॉज बैंक इज द पेयर। इसकी वजह से आप बैंक को एक और नाम दे सकते हैं, और वो नाम क्या होगा बैंक के लिए, और आप उसको क्या बोल सकते हैं साहब, डिडक्टर। ठीक बात है। अच्छा, अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। बैंक ने 1 लाख रुपए मिस्टर ए को पे करना है एज एन इंटरेस्ट। बैंक ने इसमें से 10,000 रुपीज का टीडीएस काटा एज पर सेक्शन 194 ए, और बाकी 90,000 रुपीज मिस्टर ए को दे दिया। तो साहब बैंक बिंग द पेयर, बैंक के ना कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑफ द बैंक। ये सारी की सारी बहुत ही हम कह सकते हैं कि बेसिक बातें जो कि हमने आपके साथ ऑलरेडी मतलब टीडीएस में की हुई हैं। इसका इस केस लॉ से एज सच कोई लेना देना नहीं है। केस लॉ का नाम क्या है साहब, बीडीआर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डीसीआईटी। ये तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि होता क्या, ध्यान दीजिएगा। तो होगा क्या कि साहब बैंक के कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, मींस पेयर के ऑब्लिगेशंस क्या क्या है। सबसे पहला ऑब्लिगेशन होता है कि जो आपने टीडीएस काटा है, जब आप इंटरेस्ट के मतलब कॉन्टेक्स्ट में, उस वाले टीडीएस को आपको सरकार को जमा करना है, केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करना है। और आप जमा कब तक करते हैं, विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, और अगर मार्च महीने की बात करें तो 30 अप्रैल तक। दिस इज द फर्स्ट ऑब्लिगेशन। सेकंड ऑब्लिगेशन होता है बिंग पेयर, आपको ना टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है क्वार्टरली। ध्यान दीजिएगा, आपको क्वार्टरली टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 में। अच्छा, जो आप टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करते हैं बैंक, जो आप टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करते हैं बिंग द बैंक, जो आप टीडीएस स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं क्योंकि आप पेयर है, तो वहां पे जो पेई है, पेई मतलब मिस्टर ए, जिसके खाते में इंटरेस्ट गया,
आपको उस पेई का, उस पर्सन का पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर बहुत ही क्लियरली मेंशन करना होता है, क्योंकि उसी पैन के बेसिस पे, उसी पैन के बेसिस पे पेई को, मतलब मिस्टर ए को उस टीडीएस का क्रेडिट मिलता है। मतलब 10,000 रुपए का जो टीडीएस आपने जो मिस्टर ए के पेमेंट में जो काटा था, उसका क्रेडिट मिस्टर ए को कब मिलेगा? जब आप क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करके उस पैन को वहां पे मेंशन करेंगे। अब लेट से बैंक ने गलती से 10,000 रुपए तो काटा मिस्टर ए का, बट गलती से पैन लेट से मतलब वहां पे रिकॉर्ड कर दिया लेट से बी का, तो फिर वो जो मतलब क्रेडिट है वो फिर ए को अवेलेबल नहीं होगा। बी को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, ए को नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक ने जो क्वार्टरली स्टेटमेंट फर्निश किया है उसमें उसने गलत पर्सन का पैन वहां पे फर्निश कर दिया। अच्छा, तो इन द टीडीएस स्टेटमेंट पैन ऑफ द डिडक्टी मस्ट बी गिवन एज क्रेडिट टू द डिडक्टी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पैन। अच्छा, इसके अलावा जो एप्लीकेशन होता है ऐसा पेयर का, वो होता है कि वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं टू द पे या फिर डिडक्टी। और अगर हम सैलरी इनकम की बात करें तो फॉर्म 16 एनुअली इशू करना पड़ता है, और अगर हम सैलरी के अलावा इनकम की बात करें तो फॉर्म 16 क्वार्टरली इशू करना पड़ता है। तो सर बोलना क्या चाहते हो, ध्यान दीजिएगा डियर। पेयर के ऑब्लिगेशंस क्या क्या है? लेट्स से कि पेयर यहाँ पे बैंक है जिसने इंटरेस्ट पे किया एफडी का 194 का, उन्होंने यहाँ पे मतलब टीडीएस किया, और 10,000 रुपीज का इन्होंने यहाँ पे मान लीजिए कि टैक्स काटा, और बाकी जो है इंटरेस्ट मिस्टर ए के अकाउंट में इन्होंने क्रेडिट कर दिया। तो पेयर की ऑब्लिगेशन क्या क्या है? सबसे पहला ऐसा ऑब्लिगेशन कि जो आपने जो टीडीएस किया उसे गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करें, दूसरा क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करें, और तीसरा एक सर्टिफिकेट इशू कर दें पे या फिर डिडक्टिव को। अच्छा, पे का क्या होगा, मिस्टर ए का क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, मिस्टर ए का क्या होगा? मिस्टर ए के मतलब मिस्टर ए के पास से 10,000 रुपए चले गए, मतलब जो 1,00,000 रुपए का एफडी का इंटरेस्ट मिस्टर ए को आना चाहिए था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपीज का उनको इंटरेस्ट मिला है। 10,000 रुपए बैंक ने ये बोलते हुए मिस्टर ए से काट लिए कि साहब हमने ये पैसा आपके बिहाफ में सरकार को जमा कर देंगे। मीन्स टैक्स आपका है, जमा हम कर रहे हैं सरकार को, बिकॉज गवर्नमेंट ने हमें एज एन एजेंट अपॉइंट किया हुआ है कि आपका टैक्स हम आपसे काट के सरकार को जमा करें। ठीक बात है। अच्छा, होगा क्या? मिस्टर ए के इनकम से पैसे कट गए, और ये पैसे बैंक ने क्या बोल के काटे कि साहब सरकार ने हमें एजेंट के रूप में अपॉइंट किया हुआ है, हम जो आपको पेमेंट करेंगे तो सेक्शन 194 ए के हिसाब से हमने आपके साथ ये वाला टीडीएस काटा। तो ये जो टीडीएस का अमाउंट है, ये मिस्टर ए को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये टीडीएस अकॉर्डिंगली कट गया? मिस्टर ए जो है वो अपना सीबीडीटी पोर्टल में जाएंगे, वहां पे फॉर्म 26 एएस या फिर एआईएस एज द केस में भी, वहां पे ये एंट्री इनको शो हो जाएगी कि बैंक ने आपके बिहाफ पे 10,000 रुपए काट के सरकार को जमा की। अच्छा, अब होगा क्या? बहुत ध्यान से, होगा क्या? बहुत ध्यान से, कि जो फॉर्म 26 ए सेलेक्ट से फॉर द टाइमिंग, ये वाला फॉर्म, इसमें 10,000 रुपए की एंट्री, इसमें 10,000 रुपए की एंट्री कि मिस्टर ए के बिहाफ पे बैंक ने 10,000 रुपए काट के सरकार को जमा किए, इसमें 10,000 रुपए की एंट्री तभी शो होगी, मेरी बातें बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तभी शो होगी जब बैंक ने टीडीएस काट के वो पैसा सरकार को जमा किया हो, पहली बात। दूसरी बात, क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल किया हो, और तीसरी बात, उस क्वार्टरली स्टेटमेंट में जो पैन है वो मिस्टर ए का ही सही पैन लगाया। इसका मतलब बैंक ने 10,000 रुपए मिस्टर ए के अकाउंट से काट लिए 194 ए के नाम पे, उसने वो पैसा सरकार को जमा नहीं किया, सरकार को जमा नहीं किया, तो होगा क्या कि ये जो 10,000 रुपए की जो एंट्री है ये हो सकता है 26 ए में शो ना करे। बैंक ने 10,000 रुपए काट लिए, पैसा तो सरकार को जमा कर लिया, क्वार्टरली स्टेटमेंट फर्निश नहीं किया, तो अगेन हो सकता है कि वो जो 10,000 रुपीज की एंट्री है वो हो सकता है कि मिस्टर ए के पोर्टल में शो ना करे। थर्ड, बैंक ने 10,000 रुपए काटे, सरकार को जमा कर दिया, मतलब डिपार्टमेंट को क्वार्टरली स्टेटमेंट भी फर्निश कर दिया, पर जो पैन है वो मिस्टर ए के बदले किसी और का लिख दिया, या फिर मिस्टर ए का लेट से गलत पैन लिख दिया। तो होगा क्या? होगा ये कि जो 10,000 रुपए हैं ये हो सकता है कि मिस्टर ए के पोर्टल पे शो ना करे। तो सर ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में साहब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 रेलेवेंट सेक्शन है, एक है सेक्शन 198, एक है 199 और एक है सेक्शन 205। अच्छा, इसमें जाने से पहले कहानी को एक बार फिर से हम मतलब स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मिस्टर ए को 1,00,000 रुपए मिलने थे, उसमें से 10,000 रुपए का बैंक ने टीडीएस काट लिया, पर मिस्टर ए जो अपना इनकम ऑफर करेंगे टू द असेसमेंट, क्योंकि साहब ये तो आपको 1,00,000 रुपए की आपको मतलब एफडी का इंटरेस्ट मिला था, आपको और भी आपकी इनकम होगी, तो जब आपका असेसमेंट होगा या जो आपकी असेसेबल इनकम होगी वो 1,00,000 रुपए ही मानी जाएगी, 90,000 रुपीज नहीं मानी जाएगी। बट सर मिस्टर ए के पास तो 90,000 रुपीज आया है, बैंक ने तो उनको सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपीज दिया है। डियर, बैंक ने उनको 90,000 रुपीज दिया है टीडीएस काटने के बाद, मींस दी net payment that bank has made to Mr. A is rupees 90,000, but gross amount of interest कितना था? 1,00,000 रुपए।
तो 1 लाख रुपए, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए मिस्टर ए के लिए इंटरेस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक बात है, मतलब पूरा का पूरा 1 लाख रुपए मिस्टर ए की इनकम बनेगा। और ये बात कहां लिखी गई है? ये बात लिखी गई है साहब सेक्शन 198 में। सेक्शन 198 क्या बोलता है? टैक्स डिडक्टेड इज इनकम रिसीव्ड, कि साहब जो भी मिस्टर ए के बिहाफ पे बैंक ने टैक्स काटा वो इनकम मानी जाएगी मिस्टर ए की। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन वगैरह होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपए जो है वो भले बैंक ने मिस्टर ए के अकाउंट से काट के, मतलब मिस्टर ए के इंटरेस्ट से काट के सरकार को जमा कर दिया, पर 1 लाख रुपए पूरी की पूरी इनकम मिस्टर ए के एसेसेबल इनकम का पार्ट बनेगी। अच्छा, तो सर अगर मैं पूरा का पूरा 1 लाख रुपए अपनी इनकम जो है वो सरकार को ऑफर टू टैक्स कर दूंगा, तो ये तो फिर मतलब पूरे के पूरे 1 लाख रुपए पे फिर से जो है वो मतलब टैक्स बन जाएगा, और मैंने जो 10,000 रुपए का टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया उसका क्या होगा? अब इसके लिए दो रेलेवेंट सेक्शन है, एक है 199, एक है 205। सेक्शन 199 बोलता है साहब क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड, कि साहब मिस्टर ए, आपके पेमेंट में बैंक ने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट काट के सरकार को जमा कर दिया, हम आपको उसका क्रेडिट दे देंगे। मीन्स हम आपको 10,000 रुपए का क्रेडिट अलाउ करते हैं, हम ये मानते हैं कि आपने 10,000 रुपए सरकार को जमा किया और आप उसका क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक बात है। अच्छा, क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड, पर सेक्शन 199 बोलता क्या, थोड़ा सा पढ़ेंगे। एनी डिडक्शन मेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स से 194, एंड पेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी टीडीएस किया है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और साथ में एंड उसको पे कर दिया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, shall be treated as payment of tax on behalf of the person from whose income the deduction was made। अच्छा, तो मतलब सिंपल सी बात क्या है कि मिस्टर ए के 1 लाख रुपए के इंटरेस्ट के पेमेंट में बैंक ने 10,000 रुपए का टीडीएस काटा। यहाँ पे दो कंडीशन, पहली कंडीशन कि टीडीएस किया एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, दूसरी कंडीशन कि उसको पे करना पड़ेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब बैंक ने 1 लाख रुपए का जो मतलब मिस्टर ए का एफडी का इंटरेस्ट बनता है, बैंक ने 1 लाख रुपए का जो एफडी का इंटरेस्ट मिस्टर ए का बनता है, उसमें 194 ए के हिसाब से टीडीएस काटा। हाँ सर, और उस टीडीएस को यदि वो सरकार को पे कर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देता है, उस केस में ये जो 10,000 रुपए हैं ये मिस्टर ए के लिए टैक्स क्रेडिट की तरह से माने जाएंगे और मिस्टर ए को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेक्शन 199 के हिसाब से कि आपको टीडीएस का क्रेडिट तभी मिलेगा जब टीडीएस एज पर द प्रोविजंस होना चाहिए, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, उस टीडीएस को जो डिडक्टर ने किया है, जो पेयर ने किया है, उस पेयर को सेंट्रल गवर्नमेंट को पे भी करना पड़ेगा। यहां पे साहब ये जो एडिशनल कंडीशन है एंड पेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन आते, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मेरे पैसे पे साहब लेट से बैंक ने टीडीएस कर लिया, मेरे पैसे पे, मेरे इंटरेस्ट पे बैंक ने टीडीएस कर लिया, और उस टीडीएस को लेट से मेरे पैसे पे तो मतलब मुझे तो जो इंटरेस्ट मिला वो तो टीडीएस कटने के बाद मिला, पर बैंक ने उस पैसे को, उस वाले अमाउंट को सरकार को जमा नहीं किया। तो अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, क्या मुझे उस पर फिर से मुझे मतलब टैक्स देना पड़ेगा? तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो क्या सकता है, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो क्या सकता है, हो ये सकता है डियर, बहुत ध्यान से, कि लेट से मेरे 1 लाख रुपए पे बैंक ने 10,000 रुपए का टीडीएस काटा और मुझे सिर्फ 90,000 रुपए दिए। अब बकायदा बैंक को अब होना क्या चाहिए था कि बैंक को ये 10,000 रुपीज सरकार को जमा कर देना चाहिए था, पर बैंक ने उसे सरकार को जमा नहीं किया, मुझे बैंक ने 90,000 रुपीज पे कर दिया। मैं पूरा 1 लाख रुपए ऑफर टू टैक्स करूंगा बिकॉज इट इज माई ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक बात है, और इस पे मुझे जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, पर साहब ऑलरेडी मैंने जो 10,000 रुपए का टैक्स पे कर दिया, इसका मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। सेक्शन 199 बोलता है कि जो भी टैक्स आपके बिहाफ में कटा उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, पर वो क्रेडिट कब मिलेगा? कंडीशन क्या है कि यदि डिडक्टर ने उस टैक्स को सरकार को जमा किया। अब यदि मान लीजिए यहाँ पे डिडक्टर ने टैक्स को जमा नहीं किया, यदि मान लीजिए डिडक्टर ने, बैंक ने यहाँ पे उस टीडीएस को काट तो लिया पर सरकार को जमा नहीं किया, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा कि मुझे इस 10,000 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा, और मेरे पास हो सकता है कि सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन आ जाए, डिमांड नोटिस आ जाए कि साहब इस वाले पैसे को, इस वाले टैक्स को जमा करें। ठीक बात है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 199 मुझे टैक्स का क्रेडिट तभी देगा जब बैंक ने, या फिर मतलब बैंक में बार बार क्यों बोल रहा हूं, किसी भी पेयर ने आपको जो भी पेमेंट की उस पे जो टीडीएस उसने काटा, उस टीडीएस को वो सरकार को जमा भी करे। अगर वो टीडीएस को सरकार को जमा नहीं करता तो सेक्शन 199 आपको उसका क्रेडिट अलाउ नहीं करने देगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एडिशनल कंडीशन क्या लगाई हुई है, एंड पे टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या मेरी बात समझ पाए? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें जो है वो पे की क्या गलती, मिस्टर ए की क्या गलती, उनके अकाउंट से तो पैसा कट गया, उनको जो पेमेंट होनी थी उससे तो पैसा कट गया। आपका कहना बिल्कुल सही है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ते,
तो 10,000 रुपए का मुझे क्रेडिट नहीं मिला बिकॉज सेक्शन 199 के कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया गया। 199 की दो कंडीशंस हैं, पहला टीडीएस एज पर द प्रोविजंस होना चाहिए और दूसरा वो टीडीएस कट के सरकार को जाना चाहिए। टीडीएस एज पर द प्रोविजंस बैंक ने कर तो लिया पर उसको सरकार को जमा नहीं किया, इसकी वजह से मुझे 199 का क्रेडिट नहीं मिला। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, अब ये 10,000 रुपए का क्रेडिट नहीं मिला और लेट से 10,000 रुपए की ही मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो फिर इससे होगा क्या कि मुझे तो साहब उसका क्रेडिट मिला नहीं, मेरे पास 143(1) का इंटीमेशन आ जाएगा। अब मेरे पास लेट से 143(1) का इंटीमेशन आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मुझे या तो वो टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर मैं इंटीमेशन के अगेंस्ट जाना चाहूं तो मैं अपील में जा सकता हूं, या मैं 154 का रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के लिए जाऊंगा कि सर जी ये इंटीमेशन गलत आ गया है, मेरे पास तो बैंक की तरफ से सर्टिफिकेट भी है कि हमने आपके इंटरेस्ट पे टीडीएस काटा और आप इस वाले मतलब 10,000 रुपीज को मेरा क्रेडिट शो नहीं कर रहे। ठीक बात है। इन एनी केस हो सकता है कि मुझे वापस ये 10,000 रुपए पे करने पड़े जो कि ऑलरेडी कट गया। तो एक और सेक्शन है साहब जिसका नाम है सेक्शन 205, जो क्या कहता है, ध्यान से, बार अगेंस्ट द डायरेक्ट डिमांड ऑन एसएससी। ये सारी बातें टीडीएस के स्टार्टिंग में हम आपको बताते हैं। वेयर टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एंड, आगे के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ें। द एसएससी, अच्छा, the assessee shall not be called upon to pay the tax himself to the extent to which tax has been deducted from that income। मतलब ये हुआ कि साहब मिस्टर ए, यदि तुम्हारे किसी इनकम में से टीडीएस होना था तो तुम्हें उतने पैसे के लिए फिर से सरकार तुमसे टैक्स नहीं मांग सकती, मतलब नहीं मांग सकती तुमसे टैक्स, जो टैक्स तुम्हारा ऑलरेडी डिडक्ट हो गया, जो टैक्स तुम्हारा ऑलरेडी डिडक्ट हो गया। मतलब ये हुआ कि साहब मेरा 10,000 रुपए का टैक्स ऑलरेडी बैंक ने डिडक्ट कर लिया, तो सरकार अब ये 10,000 रुपए तुमसे नहीं मांग सकती एज अ टैक्स बिकॉज ऑलरेडी ये टैक्स डिडक्ट हो गया। सर बोलना क्या चाहते हो डियर? सेक्शन 199 और सेक्शन 205 में एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन। सेक्शन 205 बोलता है कि यदि कोई टैक्स एसएससी के पेमेंट से डिडक्ट हो गया तो उस वाले पैसे को आप दोबारा से एसएससी से नहीं मांग सकते बिकॉज देयर इज अ बार व्हिच हैज बीन पुट बाय सेक्शन 205। ठीक बात है। भले ये जो टैक्स डिडक्ट हुआ ये सरकार को पे हुआ हो या ना हुआ हो, इससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब सेक्शन 205 सिर्फ ये बोलता है कि यदि टैक्स जो डिडक्ट होना था वो डिडक्ट हो गया, फिर एसएससी के ऊपर दोबारा से आप वो टैक्स लायबिलिटी इंपोज नहीं कर सकते। पर सेक्शन 199 क्या बोलता है कि हम एसएससी को क्रेडिट उस टैक्स का तभी देंगे जब टीडीएस एज पर द प्रोविजंस होना चाहिए और साथ में जो डिडक्टर है उसने वो टैक्स सरकार को जमा कराया। मतलब सर, तो साहब सेक्शन 199 और 205 आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस के साथ बैठे हैं। 199 बोलता है कि मिस्टर ए को 10,000 रुपए का टैक्स क्रेडिट हम तब देंगे जब दो कंडीशन फुलफिल होंगी, पहला बैंक ने टीडीएस एज पर द प्रोविजंस किया हो और दूसरा बैंक ने वो टीडीएस काटने के बाद उसे सरकार को जमा किया। सेक्शन 205 बोलता है कि यदि बैंक ने टीडीएस एज पर द प्रोविजंस कर लिया तो जितना पैसा बैंक ने टीडीएस के रूप में काट लिया उतना हम एसएससी से फिर से टैक्स नहीं मांगेंगे, भले उस पैसे को बैंक ने सरकार को जमा किया हो या ना किया हो। अब ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेक्शन है साहब, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है। क्यों? अब लेट से इसमें एग्जांपल को लेट से थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट से मिस्टर एम्प्लॉय है किसी कंपनी के और इनकी जो सैलरी है लेट से 20 लाख रुपए, जिसमें 4 लाख रुपए का टीडीएस बनता था और इस मतलब कंपनी ने 192 के हिसाब से पूरा का पूरा 4 लाख रुपए का टीडीएस काट लिया, टीडीएस कट गया। अच्छा, मिस्टर ए को इन्होंने फॉर्म भी इशू कर दिया, मिस्टर ए को इन्होंने लेट से फॉर्म 16 इशू कर दिया, तो मिस्टर ए के पास फॉर्म 16 है बट इन्होंने ये वाला टीडीएस जो काटा इसको सरकार को जमा नहीं किया। तो ये वाला टीडीएस काट के अगर ये सरकार को जमा नहीं करते तो ये जो टीडीएस जो कट गया ये मिस्टर ए के डैशबोर्ड में फॉर्म 26 एएस में या एआईएस में शो नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि फॉर्म 16 जो मिस्टर ए के पास है और इनका जो एआईएस पोर्टल जो है, मतलब जो एआईएस जो इनका जो मतलब पोर्टल है उसमें क्या आ रहा होगा, मिसमैच आ रहा होगा। एनीहाउ, अब होगा क्या, चूंकि 4 लाख रुपए यहाँ पे टैक्स का तो कट गया पर इस वाले टैक्स को कंपनी ने, इनके एम्प्लॉयर ने सरकार को जमा नहीं किया, तो सरकार को जमा न करने की वजह से इस 4 लाख रुपए का मिस्टर ए को क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज 199 फुलफिल नहीं हुआ। चले, तो अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो फिर ये 4 लाख रुपए सरकार किससे रिकवर करेगी? तो साहब अगर क्रेडिट नहीं मिला तो फिर बट ऑब्वियसली बात है रिकवरी किससे होगी, मिस्टर ए से होगी। पर जैसे गवर्नमेंट मिस्टर ए से ये पैसा रिकवर करने को आएगी, जैसे डिपार्टमेंट मिस्टर ए से ये 4 लाख रुपए रिकवर करने को आएगा, मिस्टर ए क्या बोलेंगे कि साहब हमसे रिकवर करने से पहले सेक्शन 205 पढ़ लो, क्या आप ये पैसा हमसे रिकवरी नहीं कर सकते बिकॉज सेक्शन 205 ने एसएससी के अगेंस्ट रिकवरी के खिलाफ बार लगाया हुआ है यदि वो पैसा टैक्स का कट गया,
अब इसकी वजह से होता क्या था साहब, इसकी वजह से मल्टीपल डिस्प्यूट्स आते थे और आते रहते हैं कि इसमें होगा क्या। तो फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने इन द केस ऑफ बीडीआर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड क्लियरली बोल दिया, क्या बोल दिया कि यदि टीडीएस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हो गया और अगर उस टीडीएस को जमा नहीं किया जाता, और यदि उस टीडीएस को जमा नहीं किया जाता, तो सेक्शन 199 जो ये कहता है कि क्रेडिट तभी मिलेगा जब टीडीएस जमा हो। हम सेक्शन 199 की इस बात को नहीं मानते और आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग होगी वो असेसी के अगेंस्ट, मतलब इंप्लॉय के अगेंस्ट, मतलब पेई के अगेंस्ट नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 205 मना करता है पेई के अगेंस्ट रिकवरी करने से। जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग करनी है अब आप उसे डिडक्टर या पेयर के अगेंस्ट करेंगे और पेई को आप क्रेडिट अलाउ करेंगे, आप पेई से किसी भी तरह की रिकवरी नहीं कर सकते। ठीक बात है, तो ये सिंपल सी बात है साहब, इतनी बड़ी कहानी आपने सुना दी। अच्छा देखेंगे, 1080 रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम Linux deductor in the return of income filed for the relevant year. assessee offered the entire interest income, क्योंकि आपको पूरा ही ऑफर, मतलब पूरा ही आपको इंटरेस्ट इनकम ऑफर करना पड़ेगा, ग्रॉस अमाउंट, and claimed the credit for TDS. The TDS credit was not allowed by the department pursuant to the intimation issued under section 143(1) and application filed also rejected, और क्योंकि ये फॉर्म 26 इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि सर यहाँ पे डिपार्टमेंट ने टीडीएस क्रेडिट क्यों नहीं अलाउ किया। बिकॉज 199 बोलता है टीडीएस क्रेडिट तभी अलाउड होगा जब आप जो है, मतलब जब टीडीएस एज पर द प्रोविजंस हो और साथ में उस टीडीएस को डिपॉजिट किया जाए। क्योंकि यहाँ पे टीडीएस डिपॉजिट नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे क्रेडिट अलाउड नहीं हुआ। अच्छा, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 205 प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड ऑन एसएससी टू द एक्सटेंट टू व्हिच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम दैट इनकम। तो साहब उस एक्सटेंट तक, जिस एक्सटेंट तक टैक्स जो है वो ऑलरेडी कट गया, आप उस एक्सटेंट तक रिकवरी नहीं कर सकते। द नो रिकवरी ऑफ टीडीएस कैन बी मेड फ्रॉम द डिडक्टी, इसलिए आप मतलब टीडीएस की रिकवरी जो है वो डिडक्टी के अगेंस्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 199 कैन नॉट कम इन अ वे दैट ऑफ द डिडक्टी इन केस डिडक्टर फेल्ड टू डिपॉजिट द टीडीएस। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 199 बोलता है कि डिडक्टिव को हम टीडीएस का क्रेडिट तभी देंगे यदि डिडक्टर ने टीडीएस को सरकार को जमा किया है। और तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि इवन अगर डिडक्टर टीडीएस को सरकार को जमा नहीं करता, इवन अगर टीडीएस को जमा नहीं करता तो भी डिडक्टिव को टीडीएस का क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा, hence the deductee should be given the credit of TDS though it was not reflected in form 26AS and no recovery towards TDS could be made from the SSC as per the provisions of 205। मतलब मुद्दे वाली बात क्या है, सिंपली क्या बोलना चाहते हो, as the SSC had followed the regime given in the act, अच्छा, the recovery proceeding could only be initiated against the deductor as the deductor had failed to deposit the tax with the government। मतलब मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर ऐसे किसी, अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस आता है जहां पे टीडीएस कट तो गया एज पर द प्रोविजंस, बट यदि उसको सरकार को जमा नहीं किया गया तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके कंसिक्वेंसेस होंगे ओनली अगेंस्ट द डिडक्टर, ओनली अगेंस्ट द पेयर। पेई को उसका टीडीएस क्रेडिट मिल जाएगा, सेक्शन 199 भले फुलफिल ना भी हो इसके बावजूद मिल जाएगा, क्योंकि केस तो है साहब बीडीआर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का। तो पेई को वो वाला टीडीएस का क्रेडिट मिल जाएगा और सेक्शन 205 के हिसाब से पेई के ऊपर दोबारा से आप उस वाले टैक्स को नहीं मांग सकते। अच्छा, तो सर पेयर के अगेंस्ट क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, पेयर के अगेंस्ट क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये बात हमने आपके साथ की थी साहब। देखेंगे, अगर टीडीएस अगर जो है वो जमा नहीं करता पेयर तो फिर उसे असेसिन डिफॉल्ट की तरह से माना जाएगा, सेक्शन 201(1)(a) का इंटरेस्ट लग जाएगा, 276(b) का प्रोसिक्यूशन आ जाएगा और सेक्शन 221 की पेनल्टी आ जाएगी। चले, तो फिर पहला केस हो गया। सेकंड केस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आर सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन कंपनीज, मतलब मोबाइल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स रिक्वायर्ड टू मेक टीडीएस अंडर सेक्शन 190H ऑन द डिफरेंस ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस। अच्छा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 194H का जो टीडीएस होता है वो कब होता है, टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। अच्छा, टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज अट्रैक्ट कब होता है, जब सामने वाली पार्टी आपके बिहाफ में एक्ट कर रही है। मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे किया, उस कमीशन या ब्रोकरेज में मिस्टर ए जो है वो अकॉर्डिंगली टीडीएस करेंगे एज पर सेक्शन 194H एट द रेट ऑफ 5%। ये जो कमीशन या ब्रोकरेज जो कि मिस्टर ए मिस्टर बी को दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये पेमेंट मिस्टर ए से मिस्टर बी को जानी है, ये पेमेंट मिस्टर बी को किसी और के भी थ्रू आ सकती है, बिकॉज इनडायरेक्ट रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी कवर्ड है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा,
As per section 194H, any person responsible for paying any income by the way of commission or brokerage shall make TDS at the rate of 5%. Commission or brokerage includes any payment received directly or indirectly by the person acting on behalf of another person for the services rendered. अच्छा, अब होता क्या है कि लेट्स से मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई पेमेंट करनी थी इन द फॉर्म ऑफ कमीशन या ब्रोकरेज। अगर मिस्टर ये कमीशन या ब्रोकरेज डायरेक्टली पे ना करके मिस्टर बी को ये पैसे किसी और के थ्रू मिल जाते हैं तो उसे इनडायरेक्ट कमीशन माना जाएगा और इस पे भी मिस्टर ए का टीडीएस ऑब्लिगेशन अराइज होता है अंडर सेक्शन 194H। इसके लिए हमने आपके साथ एक बहुत डिटेल्ड केस लॉ साहब ऑलरेडी किया हुआ है, याद करेंगे सिंगापुर एयरलाइंस का केस था, शायद हमने ना मई 24 के अमेंडमेंट वीडियो में या फिर नवंबर 23 वाले वीडियो में अपलोड किया, हमने उसे शेयर किया हुआ है, आप उसको वहां जाके जरूर से देखें। अच्छा, सेक्शन 194H की एप्लीकेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपके एजेंट की तरह से काम करे, मींस आपके और सामने वाले पार्टी के बीच में पीए रिलेशनशिप, प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आपके और सामने वाली पार्टी के बीच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं है, उस केस में 194H का टीडीएस नहीं होगा, बिकॉज सेक्शन 194H के टीडीएस के लिए जरूरी है कि जो रेसिपिएंट है या जो पेई है वो आपके बिहाफ में एक्ट करे, मींस एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पेयर, मतलब एजेंट की तरह से काम करे किसी प्रिंसिपल के बिहाफ में। अच्छा, अब मुद्दे वाली बात क्या, ध्यान दीजिएगा, मुद्दे वाली बात क्या सर, एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए एजेंट की तरह से काम करेगा, इसके लिए कुछ क्या कंडीशंस हैं? तो साहब इसमें अगेन बहुत सारी कंफ्यूजन थी, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेल्यूलर के केस में कुछ गाइडलाइंस कुछ हम कह सकते हैं कि गाइडलाइंस जो है वो मतलब ले डाउन कर दी, जिसके थ्रू आप इस बात को चेक कर सकते हैं कि क्या दो पार्टीज के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है या नहीं है। अगर वो रिलेशनशिप है तो ही 194H की बात करो, अगर वो रिलेशनशिप नहीं है तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं बनता और 194H का टीडीएस नहीं बनता। अच्छा, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें जाने से पहले मैं एक छोटा सा आपके साथ एक केस देखना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। लेट्स से मिस्टर ए इज अ होलसेलर, मान लीजिए कि मिस्टर ए एक होलसेलर है और मिस्टर बी जो है वो एक मान लीजिए कि मतलब रिटेलर है। मिस्टर ए ने कोई प्रोडक्ट जिसका एमआरपी है 1000 रुपीज, वो मिस्टर बी को बीइंग अ रीसेलर 900 रुपए का सेल कर दिया और मिस्टर बी ने उसे आगे मिस्टर सी को सेल कर दिया 1000 रुपीज का। बहुत ध्यान से, मिस्टर ए ने कोई प्रोडक्ट मिस्टर बी को बीइंग अ रीसेलर या बीइंग अ रिटेलर 1000 रुपीज का प्रोडक्ट 900 रुपए में सेल कर दिया, मतलब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 900 रुपए दिए और मिस्टर बी ने वही प्रोडक्ट आगे मिस्टर सी को 1000 रुपीज का सेल कर दिया। तो इसका मतलब मिस्टर बी का प्रॉफिट कितना आया, उन्होंने वो प्रोडक्ट मिस्टर सी को 1000 रुपए का सेल कर दिया और मिस्टर ए से वो प्रोडक्ट उन्होंने 900 रुपए का परचेज किया, मतलब मिस्टर बी का प्रॉफिट कितना है साहब, 100 रुपए। अच्छा, अब यहां पे होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे होगा क्या, यदि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, बहुत ध्यान से, यदि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में हम प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाए, यदि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में हम यदि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाए तो यहां पे मिस्टर ए जो है वो प्रिंसिपल बन गया और मिस्टर बी इज एक्टिंग एज हिज एजेंट। तो यहाँ पे जो 100 रुपए का जो प्रॉफिट या 100 रुपए की जो इनकम है मिस्टर बी की, उसमें मिस्टर ए को टीडीएस करना पड़ जाएगा अंडर सेक्शन 194H। ठीक बात है, बट सर एक बात बताओ, 100 रुपए मिस्टर बी के पास आए कहां, आए हटिए, इन्होंने ये प्रोडक्ट सी को कितने का सेल किया, 1000 रुपीज का, और ये प्रोडक्ट इन्होंने ए से कितने का परचेज किया, 900 रुपए का, तो 100 रुपए इनको मिल गए। बट फिर ये 100 रुपए तो मिस्टर सी से मिले हैं, मिस्टर ए ने तो 100 रुपए दिए नहीं। डियर फ्रेंड्स, इसलिए हमने आपको 194H के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड डायरेक्टली, मतलब मिस्टर ए यदि 100 रुपए मिस्टर बी को डायरेक्टली पे करे वो भी कमीशन और ब्रोकरेज की तरह से काउंट होता है, या मिस्टर ए यदि मिस्टर बी को 100 रुपए इनडायरेक्टली पे करे तो भी कमीशन या ब्रोकरेज की तरह से काउंट होता है। तो इसका मतलब अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, यदि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप यदि डिपार्टमेंट स्टैब्लिश कर देता है तो डिपार्टमेंट मिस्टर ए को बोल सकता है कि तुमने ये जो गुड्स 1000 रुपीज एमआरपी का 900 रुपए में सेल किया मिस्टर बी को, मिस्टर बी तो तुम्हारा क्या है, एजेंट है, और 100 रुपए का वो प्रॉफिट कमा रहा है क्योंकि ये गुड्स को आगे मिस्टर सी को 1000 रुपीज का सेल कर रहा है, तुमने 5 रुपए यहाँ पे टीडीएस क्यों नहीं काटा सेक्शन 194H में। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं डियर, इससे बहुत बड़ा केओस खड़ा हो सकता है। कैसे? क्योंकि हर प्रकार का सेल ट्रांजैक्शन 194H में कवर हो जाएगा, हर प्रकार के सेल ट्रांजैक्शन में 194H का टीडीएस डिपार्टमेंट बोलेगा कि तुमने क्यों नहीं किया। तो साहब 194H के लिए जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, 194H के लिए जरूरी क्या है कि ए और बी के बीच में क्या हो, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप हो। मतलब मिस्टर बी यदि मिस्टर ए के बिहाफ में काम करता है, एज एन एजेंट काम करता है, तो ही मिस्टर ए को मिस्टर बी के
जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें 194H का टीडीएस करना। तो अब सवाल बनता है कि ये चीज कब स्टैब्लिश होगी कि कि मिस्टर बी ए के बिहाफ में काम कर रहे हैं या नहीं। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अच्छा, अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, अगर लेट से इसी वाले ट्रांजेक्शन में जहां पे ए ने बी को कुछ गुड्स सेल किया और बी ने उन गुड्स को आगे अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आगे मिस्टर सी को या किसी को भी मान लीजिए कि मतलब रीसेल कर दिया, इस केस में टीडीएस इंप्लीकेशन दो तरीके से हो सकते हैं। पहला, हम ये माने कि ए और बी के बीच में पीए रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, मतलब मिस्टर बी इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए, हम ये अज्यूम कर लेते हैं। तो क्या होगा, इस 100 रुपीज में जो कि मिस्टर बी ने अर्न किया, इस 100 रुपीज में जो कि मिस्टर बी ने अर्न किया, इस 100 रुपीज को मिस्टर बी की इनकम माना जाएगा एज एन इनडायरेक्ट कमीशन जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया, और अकॉर्डिंगली ए को यहाँ पे 5% का टीडीएस करना पड़ेगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में पीए रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, बट अगर ए और बी के बीच में पीए रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, ए और बी के बीच में यदि पीए रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा, ए और बी के बीच में यदि पीए रिलेशनशिप नहीं है साहब, तो ए ने बी को जो गुड्स सेल किया, जो बी ने आगे सी को सेल कर दिया, इस पे 194H का कमीशन या फिर ब्रोकरेज नहीं बनता, 194H का टीडीएस नहीं बनेगा। कुछ अदर टीडीएस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि ए और बी के बीच में पीए रिलेशनशिप नहीं है तो आप इसे क्या बोलोगे, जेन्युइन बिजनेस सेल्स ट्रांजैक्शन, जहां पे ए ने अपने गुड्स बी को सेल कर दिए। अब इन गुड्स को आगे सेल करना या सेल ना करना ये बी की जिम्मेदारी। बी कितने में सेल करता है, बी कब सेल करता है, बी उसे सेल करता भी है या नहीं करता, ये सब कुछ बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज अ जेन्युइन बिजनेस सेल्स ट्रांजैक्शन। इसमें 194H अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में पीए रिलेशनशिप है ही नहीं। बट हाँ, इसके अलावा कुछ और टीडीएस इंप्लीकेशंस, टीसीएस इंप्लीकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है जहां पे गुड्स एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेल कर रहा है। तो साहब यहाँ पे बायर को, मतलब मिस्टर बी को हो सकता है 194Q का टीडीएस करना पड़े, या हो सकता है मिस्टर ए को 206C1H का टीसीएस करना पड़े। ये तो बात की बात है। मुद्दे वाली बात क्या है कि साहब इस वाले केस में यदि ए और बी के बीच में पीए रिलेशनशिप नहीं है तो ए को 194H का टीडीएस नहीं करना। अच्छा, तो पीए रिलेशनशिप है या नहीं है ये कब पता चलेगा, जब हम ये कंक्लूड कर सकें कि मिस्टर बी जो है, मतलब मिस्टर बी इज अ पर्सन जो कि पेई है, वो मिस्टर ए के बिहाफ में काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो कि उन्होंने भारतीय सेल्यूलर के केस में दिया हुआ है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस या कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ले डाउन किए हैं जो कि पीए रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने में काम आएंगे। पहला, एजेंट इज लीगली या फिर कॉन्ट्रेक्चुअली ऑथोराइज्ड बाय द प्रिंसिपल टू वर्क ऑन हिज बिहाफ या फिर रिप्रेजेंट हिम टू थर्ड पार्टीज एंड हैज द पावर टू अफेक्ट द लीगल पोजीशन ऑफ हिज प्रिंसिपल इन मेकिंग ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट्स विद द थर्ड पार्टीज। मतलब ये कि ए ने जब बी को कुछ गुड्स सेल किया, ए ने बी को कुछ गुड्स सेल किया, तो साहब होता क्या है कि ए के फैक्ट्री या ए के शोरूम से बाहर जैसे बी गुड्स को लेके जा रहा होता है, ए की जिम्मेदारी उस शोरूम के बाहर से खत्म हो जाती है। मतलब साहब शोरूम के अंदर तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आप इस गुड्स को बाहर लेके जाते हो, आप गुड्स का जो करो हमें लेना देना नहीं है साहब, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑथोराइज किया हुआ है कि आप हमारे बिहाफ में काम करो? नहीं। और पीए रिलेशनशिप के लिए जरूरी है क्या कि एजेंट इज लीगली या फिर कॉन्ट्रेक्चुअली ऑथोराइज्ड बाय द प्रिंसिपल to work on his behalf या फिर represent him to third parties and has the power to affect the legal position of principal। वैसा कुछ नहीं है। दूसरा, principal exercises a degree of control over the conduct of affairs activities of the agent। मतलब क्या ए बी के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है या इन्फ्लुएंस करता है? नहीं, इस वाले केस में नहीं। तीसरा, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एजेंट इज डेट ऑफ अ फिड्यूसरी रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, एंड देयर इज अ कंसेंट बाय वन पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। मतलब प्रिंसिपल जो है और एजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, और यहाँ पे एजेंट एग्री करता है, लीगली या फिर कॉन्ट्रेक्चुअली एग्री करता है प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करना, और प्रिंसिपल भी एग्री करता है कि हाँ एजेंट हमारे बिहाफ में काम कर रहा है और एजेंट हमारे बिहाफ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करेगा हम उसके लिए बाउंड हैं, हम उसके लिए बाउंड हैं। अच्छा, और फाइनली, एज बिजनेस इज डन बाय द एजेंट ऑन प्रिंसिपल अकाउंट, एजेंट शैल रेंडर द अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल एंड इज एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क ही परफॉर्म्ड फॉर द प्रिंसिपल।
मतलब साहब एजेंट यहाँ पे सिर्फ वो रेम्युनरेशन रिसीव करने के लिए एलिजिबल है जो प्रिंसिपल और एजेंट ने एग्री किया। एजेंट यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज नहीं कर सकता। लेट्स से अगर प्रिंसिपल ने कोई प्रोडक्ट एजेंट को दिया 1000 रुपीज का और कहा कि इसको 1000 रुपीज का सेल करना, तो एजेंट यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड है इस प्रोडक्ट को 1000 रुपीज का सेल करने का। अगर ये प्रोडक्ट 1000 का न बिके तो एजेंट इस प्रोडक्ट को प्रिंसिपल को वापस कर देगा कि साहब ये 1000 का तो बिका नहीं। अगर ये प्रोडक्ट 1000 से ज्यादा का भी बिकता है तो अब वो एक अलग बात है कि प्रिंसिपल ने उनको क्या कहा होगा। पर अगर ये 1000 का ना बिके तो एजेंट उसे कम में सेल नहीं करेगा, बिकॉज प्रिंसिपल ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया है कि दिस प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड फॉर ₹1000। मतलब पीयर रिलेशनशिप में दो चीजें नहीं होती। मतलब जो एजेंट है वो अपने बिहाफ में काम नहीं करता और एजेंट अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने का प्रयास नहीं करता, बिकॉज एजेंट का प्रॉफिट कितना है, सिर्फ वो रेम्युनरेशन है जो प्रिंसिपल उसे देगा। इसके अलावा तो एजेंट का कोई प्रॉफिट है नहीं। आर यू गाइस गेटिंग? तो मेरी बात पे थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान दीजिएगा। 194H का टीडीएस तभी अट्रैक्ट होता है जब ये स्टैब्लिश किया जा सके, ये प्रूव किया जा सके कि दो पर्संस के बीच में पीयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगर वो पीयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर आप यहाँ पे 194H का टीडीएस नहीं कर सकते। और पीयर रिलेशनशिप के लिए कुछ क्राइटेरिया जो कि भारतीय सेल्यूलर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ले डाउन किया है साहब, ये 4 क्राइटेरिया। अच्छा, तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ द अदर पार्टी इज कंसर्न्ड अबाउट इटसेल्फ ओनली, दैट इज एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ एंड वर्क्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और वो जो काम करता है वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए करता है, इट कैन बी ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट बायर या फिर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, दस पीयर रिलेशनशिप कुड नॉट बी एस्टैब्लिश। और अगर पीयर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होता है तो 194H का टीडीएस नहीं बनता। ठीक बात। अच्छा, तो मुद्दे वाली बात क्या सर, ये पूरी कहानी आपने सुना दी, जरूरत क्या थी इसकी? जरूरत क्या आइडिया, ध्यान दीजिएगा। भारतीय सेल्यूलर के केस में एक बहुत पुराना या एक बहुत, हम कह सकते हैं कि एक बहुत लंबा डिस्प्यूट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सेटल डाउन कर दिया। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, होता क्या डियर, लेट्स से भारतीय एयरटेल अपने, मान लीजिए कि सिम कार्ड वगैरह इशू करती है। मान लीजिए कि भारतीय एयरटेल ने अपना सिम कार्ड इशू किया, सिम कार्ड बनाया, सिम कार्ड के ऊपर जो एमआरपी लिखा हुआ है लेट्स से 500 रुपए लिखा हुआ है। अच्छा, अब भारतीय एयरटेल साहब इस वाले मतलब सिम कार्ड को कैसे मतलब सेल करती है, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्रेंचाइजीज, और हो सकता है कि डायरेक्टली भी सेल करे या फिर इवन थ्रू रिटेलर्स वगैरह भी इसे हो सकता है कि सेल कर दे। अच्छा, तो अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूं, होता क्या, ध्यान दीजिएगा। भारतीय एयरटेल क्या करती है साहब, लेट्स से इन्होंने कोई सिम किट बनाया, इसे ये हो सकता है मतलब सेल करे टू दी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फ्रेंचाइजीज। अच्छा, लेट्स से इसका एमआरपी है 500 रुपए और ये लेट्स से कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स या फ्रेंचाइजीज को इसे सेल करती है फॉर लेट्स से ₹450। ठीक बात है। अच्छा, और डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फ्रेंचाइजीज जो हैं इसे डायरेक्ट जो फाइनल जो मतलब कस्टमर उसको भी सेल कर सकते हैं, और ये रिटेलर्स, और ये हो सकता है कि ये मतलब रीसेलर्स को भी ये मतलब सेल कर सकते हैं। तो लेट्स से इन फ्रेंचाइजीज ने इसे या तो ये सेल कर सकते हैं टू द रीसेलर्स, हो सकता है ये इनको ये मतलब सेल कर दें लेट्स से ₹470 का, या ये हो सकता है कि मतलब सेल कर दें टू द फाइनल कस्टमर्स, तो लेट्स से 500 रुपए। अच्छा, होगा क्या भारतीय एयरटेल और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में या फिर फ्रेंचाइजीज के बीच में पीयर रिलेशनशिप है या नहीं है? अगर भारतीय एयरटेल और फ्रेंचाइजीज या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में पीयर रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है, अगर पीयर रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है तो भारतीय एयरटेल को 50 रुपए पे टीडीएस करना पड़ेगा 194H का। सर ये 50 रुपए कहां से है? भारतीय एयरटेल ने 500 रुपए का प्रोडक्ट 450 रुपए का सेल किया, 500 रुपए का प्रोडक्ट 450 रुपए का सेल किया। अच्छा, तो इस 50 रुपए को कमीशन माना जाएगा, इनडायरेक्ट कमीशन माना जाएगा भारतीय एयरटेल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फ्रेंचाइजी को, जिसपे 194H का टीडीएस बनेगा। बट ये सारी बातें कब होंगी? जब भारतीय एयरटेल और डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फ्रेंचाइजी के बीच में पीयर रिलेशनशिप को कंक्लूड या फिर स्टैब्लिश किया जा सके। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, अब बहुत ध्यान से, बहुत लंबा केस, बहुत दिनों तक कोर्ट में साहब इसका कंसिडरेशन होने के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फ्रेंचाइजीज हैं, बहुत ध्यान से, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फ्रेंचाइजीज हैं ये अपने बिहाफ में काम करते हैं, ये अपने बिहाफ में काम करते हैं, ये खुद के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करते हैं। ये भारतीय एयरटेल के लिए एज सच एजेंट की तरह से काम नहीं करते, ये भारतीय एयरटेल के एज सच एजेंट्स की तरह से काम नहीं करते।
क्या मेरी बात समझ पाए? बट साहब बहुत सारे जजमेंट्स, बहुत सारे हाई कोर्ट्स के ऐसे आ चुके हैं जहां पे उन हाई कोर्ट्स ने बोला हुआ है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या फ्रेंचाइजीज हैं ये भारतीय एयरटेल के लिए एज एन एजेंट काम करते हैं, एज एन एजेंट काम करते हैं। और हमने आपको जो बुक्स वगैरह दी हुई है उसमें ऐसे जजमेंट मेंशन्ड है केरला हाई कोर्ट का, पर वो सारे जजमेंट्स ओवर रूल हो गए इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि ये जो फ्रेंचाइजीज या फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये भारतीय एयरटेल मतलब मतलब इन जो कंपनीज के लिए एजेंट या मतलब एजेंट नहीं है। मींस भारतीय एयरटेल और डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फ्रेंचाइजीज के बीच में पीयर रिलेशनशिप नहीं है, और इस कमीशन और इसे ये जो 50 रुपए जो बनते हैं इसे कमीशन या ब्रोकरेज नहीं माना जा सकता, और 194H का टीडीएस नहीं बनेगा। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साहब बहुत लंबा जजमेंट है। जो क्रक्स है इसमें बेसिकली वो ये है कि जो अदर पार्टी है मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फ्रेंचाइजीज हैं वो अपने बिहाफ में काम करते हैं, मींस एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ, और ये अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करते हैं, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट बायर या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह से मानो। और यहाँ पे भारतीय एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया या फिर जियो कुछ भी हो सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स या फ्रेंचाइजीज के बीच में पीयर रिलेशनशिप नहीं बनता। अच्छा मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स से भारतीय एयरटेल ने ये जो सिम का पैकेट है ये 500 रुपए एमआरपी का इनको 450 रुपए का सेल किया, और भारतीय एयरटेल बोलता है कि ये 500 रुपए पे ही बिकेगा, ये 500 रुपए पे ही बिकेगा, और तुम इसे 500 रुपए का सेल कर दो, हम तुम्हें इतना परसेंटेज कमीशन देंगे, हम तुम्हें इतना परसेंटेज कमीशन देंगे, तुम हर महीने के एंड में अपने अकाउंट लेकर आ जाना, वहां पे हम देख लेंगे कि तुमने कितने सिम तुमने मतलब सेल किए, और अकॉर्डिंगली हम तुम्हें हर महीने इतना कमीशन देंगे। तब तो आप ये बोल सकते थे कि डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी भारतीय एयरटेल के एजेंट की तरह से काम करते हैं, और अकॉर्डिंगली 194H का टीडीएस लगा दो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे भारतीय एयरटेल ने 500 रुपए के सिम पैकेज को डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी को सेल किया, 450 रुपए ले लिए और बोला कि ये लो 450 रुपए हमें दे दो, ये सिम का पैकेट लो, तुम्हें आगे जितने का सेल करना है सेल कर देना। मतलब भारतीय एयरटेल इस बात से कंसर्न नहीं है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजीज हैं ये आगे इन पैकेट्स को, इन सिम रिचार्ज को, इन रिचार्ज वाउचर्स को आगे कितने का सेल करते हैं। हो सकता है कि डिमांड कम हो रही हो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजीज इसे 500 रुपए एमआरपी की जगह हो सकता है कि 480 रुपए का सेल करते हैं, हो सकता है 490 रुपीज का सेल करते हैं। तो ये किसी भी प्राइस में से सेल कर सकते हैं, और ये जो भी प्राइस में सेल करते हैं ये अपना प्रॉफिट कमाते हैं, ये अपने प्रॉफिट को कंसिडर करते हुए हो सकता है ये इसे 500 रुपए से कम में भी सेल कर दें। और ये बहुत बड़ा रीजन था साहब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि ये जो अदर पार्टी है ये अपने बारे में कंसर्न है, इसे भारतीय एयरटेल से लेना देना नहीं है। इवन बहुत बार तो ये होता है कि जो अदर पार्टीज हैं वो तो कन्विंस कर रही होती है कस्टमर को कि साहब भारतीय एयरटेल में क्या जाना, जियो का सिम ले लो। तो क्या ये भारतीय एयरटेल के लिए काम कर रही है? नहीं, ये अपने लिए काम कर रही है, और ये खुद के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए काम कर रही हैं। इसलिए इन्हें ये नहीं माना जा सकता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजीज है ये भारतीय एयरटेल के एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं, और 194H का टीडीएस नहीं बनेगा। अच्छा तो मेरे साथ साथ देख लें, देखेंगे डियर। अच्छा, the obligation to make TDS under section 194H arises when the relationship of the principal and agent is established. To decide whether a contracting party acts for himself as an independent contractor, it needs to be seen whether in the course of work he acts for himself and intends to make profit for himself or is entitled to receive a pre-arranged remuneration। कि क्या वो pre-arranged remuneration रिसीव करने के लिए entitled है या वो अपने हिसाब से प्रॉफिट्स कमा सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हो क्या रहा है, भारतीय एयरटेल ने सिम के पैकेट्स प्रिंट किए, 500 रुपए का एमआरपी उस पर रखा, 450 रुपए का लेट से डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी को सेल कर दिया, और बोला कि आगे जिस भी प्राइस में सेल करना है सेल कर देना, 500 से तो ऊपर का बिकेगा नहीं बिकॉज दैट इज एन एमआरपी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजीज जो है ये कोशिश करेंगे 500 रुपए का सेल करें ताकि 50 रुपए का प्रॉफिट हो, बट लेट से हो सकता है कि अगर डिमांड इनको कम होती दिख रही है तो ये हो सकता है 490 का सेल कर दें, 480 का सेल कर दें, 470 का सेल कर दें, 460 का सेल कर दें, इवन हो सकता है 450 का ही सेल कर दें कि चलो साहब ये सिम जो है वो 450 का ले लो और इसके साथ हम कुछ एडिशनल आइटम्स बायर को सेल कर देंगे ताकि हम इससे पैसा नहीं कमा सके तो क्या वो हम बाकी आइटम से पैसा कमा लेंगे। Are you guys getting? तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या फ्रेंचाइजीज हैं ये अपने बिहाफ में काम कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक बात है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये कोई प्री अरेंज रेम्यूनरेशन रिसीव करने के लिए एलिजिबल, ऐसा नहीं है कि भारतीय एयरटेल बोलता है कि ये 500 रुपए का एमआरपी का सिम का पैकेट है, जितने सिम बेचोगे 500 रुपए में हम तुम्हें हर सिम का 30 रुपए देंगे। तो ये प्री अरेंज रेम्यूनरेशन था। अगर ऐसा होता तब तो हम कमीशन बोल सकते थे, ब्रोकरेज बोल सकते थे, बट ऐसा तो है ही नहीं साहब, ठीक बात है। अच्छा
तो ये जो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजीज हैं ये अपने बारे में कंसर्न है, दे आर कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, मतलब दे एक्ट्स फॉर देमसेल्फ एंड दे वर्क टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एज मच एज पॉसिबल। उनको कोई प्री अरेंज रेम्यूनरेशन भारतीय एयरटेल नहीं दे रहा, उनको कहा कि हमें 450 रुपए रखो, यहाँ ये 500 रुपए का सिम का पैकेट लो, आगे जो करना है करो। ठीक बात है, इसको जितने का सेल कर सकते हो कर दो, उसका मतलब कोई प्री अरेंज रेम्यूनरेशन नहीं है, तुम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए खुद जिम्मेदार। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, तो चूंकि यहाँ पे ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे बेस्ड ऑन द पर्सुअल ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन एसएससी एंड डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी, एसएससी यहाँ पे कौन है डियर? भारतीय एयरटेल। अच्छा, तो भारतीय एयरटेल और डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजीज के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, उस अग्रीमेंट को स्टडी करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि द फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर पेड द डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब 500 रुपए का एमआरपी का सिम है, 500 रुपए का जो सिम कार्ड है उसकी एमआरपी 500 रुपए है, उसका 450 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर और फ्रेंचाइजीज ने भारतीय एयरटेल को पहले ही पे कर दिया। ठीक बात है। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी आगे फाइनल कस्टमर्स को इसको कितने में सेल करेंगे उससे भारतीय एयरटेल को मतलब नहीं है। भारतीय एयरटेल बोलता है जितने सिम उठाने उठाओ, 450 रुपए पर सिम यहाँ पे रख के जाओ। ठीक बात है, तो मेरी बात पे ध्यान दीजिए, रिगार्डलेस ऑफ, ठीक बात है, एंड इवन बिफोर, मतलब कस्टमर, फाइनल कस्टमर ने अभी तक वो सिम का ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी को नहीं दिया, इसके पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजीज एक तरह से गुड्स जो होता है ना कि माल खरीदना, मतलब माल उठाना, तो आपने वहां से सिम कार्ड उठाए, भारतीय एयरटेल को पर सिम 450 रुपए दिया और अपने शॉप में अपने शोरूम में लेकर आ गए। अब आप इसे आगे कितने का सेल करते हो ये आपका कॉल आउट है, ये आपका एरिया ऑफ कंसर्न है, इससे भारतीय एयरटेल को मतलब नहीं है। अच्छा, and even before the prepaid products are being sold या transferred to the retailers or actual customers। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो फ्रेंचाइजीज हैं ये अपने बिहाफ में काम करें, दे आर एक्टिंग फॉर देमसेल्फ एंड दे आर वर्किंग टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजीज वाज फ्री टू सेल द प्रोडक्ट्स एट एनी प्राइस बिलो द प्राइस प्रिंटेड ऑन पैक। सर बिलो क्यों, हायर क्यों नहीं? एमआरपी से ज्यादा तो कस्टमर आपको देगा नहीं। अच्छा, द फ्रेंचाइजी या फिर डिस्ट्रीब्यूटर डिटरमाइंड हिज प्रॉफिट इनकम। ध्यान दीजिएगा, फ्रेंचाइजी या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने प्रॉफिट से इनकम को खुद से यहाँ पे वो किया, यहाँ पे ये इनको कोई प्री अग्रीड रेम्यूनरेशन नहीं मिलने वाला। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भारतीय एयरटेल बोले साहब जितने सिम बेचोगे 30 रुपए पर सिम हमसे ले लेना, ऐसा नहीं है। ये अपने प्रॉफिट्स को डिटरमाइन करने के लिए खुद लायबल थे, खुद हम कह सकते हैं एलिजिबल थे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इन दिस केस द एसएससी बोले तो भारतीय एयरटेल इज नॉट द प्रीवी, मतलब पार्टी टू द ट्रांजेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द थर्ड पार्टीज। बहुत ध्यान से, यहाँ पे भारतीय एयरटेल का इस ट्रांजेक्शन से लेना देना नहीं है। मतलब लेट्स से मुझे भारतीय एयरटेल का सिम खरीदना था, मैं चला गया किसी रिटेल, मैं मान लीजिए मतलब चला गया किसी फ्रेंचाइजी के पास। ठीक बात है, तो अब जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये मुझ में, मतलब फाइनल कस्टमर और उस फ्रेंचाइजी के बीच में हो रहा है, इसका भारतीय एयरटेल से अब कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंचाइजी अब वो सिम का पैकेट जो 450, मतलब जिसपे 500 का एमआरपी है और जो उसने भारतीय एयरटेल से 450 का खरीदा, वो मुझे वो कितने में सेल करता है, इसका भारतीय एयरटेल से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय एयरटेल इस प्राइस को गवर्न नहीं करता, भारतीय एयरटेल इस प्राइस को कंट्रोल नहीं करता। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, hence it is impossible for Bharti Airtel to make TDS under section 194H, क्योंकि भारतीय एयरटेल को तो पता ही नहीं है कि फ्रेंचाइजी ने फाइनल कस्टमर को उस सिम के पैकेट को कितने का सेल किया। हो सकता है किसी कस्टमर को 500 का सेल किया हो सकता है किसी कस्टमर को 495 का सेल किया हो, किसी को 490 का सेल किया हो, so on and so forth। अच्छा, on the difference between the consideration received by the distributor franchisee from the third parties and amount paid by distributor franchisee to the SSC। अमाउंट पेड, मान लीजिए कि फ्रेंचाइजी ने एयरटेल को 450 रुपए पर सिम पे कर दिया, पर फ्रेंचाइजी इन सिम कार्ड्स को, इन सिम के पैकेजेस को फाइनल कस्टमर को कितने का सेल करता है, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइसेस में सेल कर सकता है। इसलिए साहब ये पता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए द कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ द फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर डिड नॉट रिफ्लेक्ट अ फिड्यूशियरी कैरेक्टर ऑफ रिलेशनशिप और द बिजनेस बीइंग डन ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। यहाँ पे बहुत ध्यान से, जो शब्द है डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फ्रेंचाइजी जो रिलेशन, जो अपना जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रिंसिपल के अकाउंट में, मतलब भारतीय एयरटेल के अकाउंट में नहीं कर रहे, वो खुद के अकाउंट में वो बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी के पास जाते हो, वो आपको उस कंपनी का सिम पुश करने के लिए काम करेगा जिसमें उस डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी का फायदा ज्यादा है। आप हो सकता है भारतीय एयरटेल का सिम लेने जाओ, वो हो सकता है आपको वोडाफोन आइडिया का सिम बेच के निकले। इसलिए यहाँ पे
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और फ्रेंचाइजीज और भारतीय एयरटेल के बीच में किसी भी तरीके का कोई फिड्यूसरी रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात हो रही है। अच्छा, hence section 194H is not applicable and assessor is not liable to make TDS on the income profit component in the payment received by distributor franchisee from the third parties on selling or transferring prepaid coupons or starter kits to them। मतलब मुद्दे वाली बात क्या है कि लेट्स से एग्जाम में आपको एमसीक्यू आ सकता है कि भारतीय एयरटेल ने ना सिम स्टार्टर किट जो है, सिम स्टार्टर किट वो फ्रेंचाइजी को 1000 रुपए का सेल किया, मतलब 1000 रुपए की एमआरपी का जो सिम स्टार्टर किट है वो 800 रुपए का सेल किया और फ्रेंचाइजी इस सिम स्टार्टर किट को 900 रुपए का आगे कस्टमर को सेल कर देता है। तो क्या यहाँ पे 194H का टीडीएस 100 रुपीज पे अट्रैक्ट होगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप जो है वो जजमेंट कोट कर दोगे। कौन सा जजमेंट है साहब? भारतीय सेल्युलर लिमिटेड वर्सेस ACIT 2024 सुप्रीम कोर्ट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि भारतीय एयरटेल और फ्रेंचाइजीज या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में जो अग्रीमेंट है या जो रिलेशनशिप है वो पीए रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो फ्रेंचाइजीज हैं ये अपने बिहाफ में काम कर रही हैं, एक्टिंग फॉर देमसेल्फ एंड दे आर वर्किंग टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट्स एंड दे आर वर्किंग टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट्स। यहाँ पे ये कोई प्री अग्रीड रेम्युनरेशन रिसीव नहीं कर रहे हैं फ्रॉम भारतीय एयरटेल, हेंस यहाँ पे पीयर रिलेशनशिप नहीं बनता। अच्छा, तीसरा, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेदर द फीस रिसीव्ड बाय द फॉरेन कंपनी एज अ कंसिडरेशन टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन सर्विसेज अमाउंट्स टू रॉयल्टी अंडर सेक्शन 916 godaddy.com LLC वर्सेस ACIT। डियर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ अगेन, तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। डियर, होता क्या, ध्यान दीजिएगा। अब लेट्स से ना हमारी एक मतलब वेबसाइट है जिसका नाम है saketghidiya.com, saketghidiya.com। तो ये जो मतलब वेबसाइट है बेसिकली ये कैसे हमने क्रिएट किया, ये क्या हुआ इसका बेसिकली। तो मेरी बात पर डियर ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया में जितने भी इंटरनेट वेबसाइट्स हैं सबको मैनेज करने के लिए एक एंटिटी है। इट इज अ एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है IC8NN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। अच्छा, तो जितने भी पूरी दुनिया में डोमेन नेम्स हैं, जितने भी पूरी दुनिया में डोमेन नेम्स हैं और डोमेन एक्सटेंशंस हैं, डोमेन एक्सटेंशंस अलग अलग हो सकते हैं डियर। जैसे अगर आप देखेंगे हमारी जो साइट है इसका नाम है saketghidiya.com, तो ये जो .com है दैट इज एन एक्सटेंशन। जैसे इंडियन मतलब गवर्नमेंट के साथ जितनी भी मतलब वेबसाइट्स होती हैं उसका अगर आप एक्सटेंशन देखेंगे दैट इज gov.in, ठीक बात है। तो ये जो gov.in है साहब, इट इज अ डोमेन नेम एक्सटेंशन। अच्छा, तो जितने भी डोमेन नेम है और जो भी डोमेन नेम के एक्सटेंशंस हैं इसको मैनेज करती है कौन? इसका नाम है ICANN। इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बट ये जो एक्सटेंशन होते हैं साहब, जो एक्सटेंशंस होते हैं जैसे .com, .net, .org, .in वगैरह, ये ना एक प्रोप्राइटरी राइट होते हैं अलग अलग एंटिटीज के। ये जो एंटिटीज हैं साहब, ये कमर्शियल एंटिटीज भी हो सकते हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल .com या जो .net है, जो NET है, ये प्रोप्राइटरी राइट है verisign.inc का, VERISIGN.in। तो मैंने जो अपनी वेबसाइट परचेज की होगी saketghidiya.com, ये जो .com जो मैं डोमेन नेम एक्सटेंशन यूज कर रहा हूं, इसका एक्सटेंशन का जो पेमेंट है, जो मैंने रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह पे किए होंगे, इसका कुछ ना कुछ पोर्शन किसके पास गया होगा डियर? verisign.in के पास, मतलब verisign.in के पास। इसी तरीके से .org जो वेबसाइट है ये PIR एजेंसी ओन, PIR एंटिटी ओन करती है। .in जो वेबसाइट है ये NIX एंटिटी ओन करती है, ठीक बात है। अच्छा, तो ये जो एंटिटीज है, ये जो डोमेन नेम एक्सटेंशंस को ओन करती हैं, ये कहलाती है रजिस्ट्री। ये क्या कहलाती है? रजिस्ट्री। बट क्या मैं डायरेक्टली अपना डोमेन या क्या मैं मतलब डायरेक्टली जो है वो अपना मतलब डोमेन एक्सटेंशन .com से मतलब .com एक्सटेंशन verisign से परचेज कर सकता हूं? इसका जवाब है नहीं। इसके लिए साहब कुछ एंटिटीज होती हैं जो कहलाती हैं रजिस्ट्रार, जैसे godaddy.com या bigrok या namecheap.com एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। तो लेट्स से अगर आपको अपनी कोई वेबसाइट वगैरह बनवानी है तो आप क्या करते हैं? आप इनके वेबसाइट में जाते हैं। आप मान लीजिए मतलब चलेगा टू द godaddy.com। अब उस godaddy.com में जाके आप सर्च करते हैं जो भी आपको डोमेन नेम एक्सटेंशन चाहिए और जो भी आपको डोमेन नेम चाहिए, और godaddy जो है साहब ये इनसे लिंक होता है। और फाइनली जो भी आपने वेबसाइट और जो भी आपने डोमेन नेम एक्सटेंशन को सेलेक्ट किया है, आप उसके लिए डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं। आप क्या पे करते हैं? पेमेंट फॉर डोमेन नेम, या फिर मतलब आप पे करते हैं साहब फॉर द डोमेन नेम एंड डोमेन नेम एक्सटेंशन। तो जैसे अगर मैंने अपनी वेबसाइट मान लीजिए रजिस्टर की जिसका नाम है saketghidiya.com, तो मैंने साहब saketghidiya बिंग द डोमेन नेम के लिए भी पे किया होगा और मैंने .com एक्सटेंशन के लिए भी पे किया होगा, ठीक बात है। अच्छा,
तो ये मैं पेमेंट किसको कर रहा होता हूं, मैं ये पेमेंट कर रहा होता हूं GoDaddy को, और GoDaddy अकॉर्डिंगली आगे इन पेमेंट्स को इनके साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू गया जिसका नाम था कि जो आप ये पेमेंट कर रहे हो टू द रजिस्ट्रार, तो क्या आप डायरेक्टली रजिस्ट्री से आप डील नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मैं कोई वेबसाइट अपनी बनवाना चाहता हूं तो मुझे रजिस्ट्रार के थ्रू बनवानी है, मैं डायरेक्टली रजिस्ट्री के साथ डील नहीं कर सकता। तो जो मैं रजिस्ट्रार को जो पेमेंट कर रहा हूं फॉर डोमेन नेम एक्सटेंशन या फॉर द डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो जो मैं पेमेंट कर रहा हूं क्या वो रॉयल्टी की तरह से कंसिडर की जा सकती है, और अगर ये रॉयल्टी की तरह से कंसिडर की जा सकती है, तो क्या इसमें 916 के हिसाब से रॉयल्टी है, तो क्या अकॉर्डिंगली इस पे जो है वो मतलब टीडीएस वगैरह बनेगा क्योंकि ये रॉयल्टी है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो लेट्स से मैंने अपनी वेबसाइट बनवाई saketgadia.com, तो मैं यहाँ पे क्या बन गया, मैं यहाँ पे बन गया रजिस्ट्रेंट, ठीक बात है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन नेम होता है या जो डोमेन नेम एक्सटेंशन होता है वो किसी रजिस्ट्रेंट को चाहिए होता है, तो वो डोमेन नेम जो उसको चाहिए होता है जो रजिस्ट्रेंट को, वो किसी रजिस्ट्रार के थ्रू अरेंज करता है, और रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्ट्री जो डोमेन नेम एक्सटेंशन वगैरह मैनेज करती है, रजिस्ट्रार जो है अगर आप देखेंगे डियर, रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेंट के बीच में लिंक की तरह से काम करता है। रजिस्ट्रार जो है, जैसे फॉर एग्जांपल GoDaddy, वो रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेंट के बीच में लिंक की तरह से काम करता है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने अपनी वेबसाइट परचेज की और मैंने उसका डोमेन नेम परचेज किया, लेट्स से saketgadia.com, तो क्या ये रजिस्ट्रार ओन कर रहा होता है इसको? नहीं सर, डोमेन नेम को या डोमेन नेम एक्सटेंशन को रजिस्ट्रार ओन नहीं कर रहा होता। डोमेन नेम एक्सटेंशन को कौन ओन कर रहा होता है? रजिस्ट्री। और डोमेन नेम वगैरह को कौन मैनेज कर रहा होता है? ICANN। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर मैं लेट्स से कोई डोमेन नेम परचेज करता हूं, लेट्स से saketgadia.com, तो भले मैंने उसको GoDaddy के थ्रू परचेज किया, बट क्या वो GoDaddy ओन कर रहा होता है? वेदर इट इज बीइंग ओन बाय GoDaddy, इसका जवाब है नहीं सर, GoDaddy से ओन नहीं कर रहा। इसको ओन कौन कर रहा होता है? रजिस्ट्री। इसको ओन कर रहा होता है रजिस्ट्री। GoDaddy is just acting acting as a facilitator between me, मतलब registrant and the registry। ठीक बात है। तो जो मैं उनको पेमेंट कर रहा होता हूं, हाँ, पर मैं पेमेंट किसको कर रहा होता हूं? मैं पेमेंट कर रहा होता हूं GoDaddy को, पेमेंट फॉर डोमेन नेम एज वेल एज DNS एक्सटेंशन। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ये जो पेमेंट जा रही है डियर, ये जो पेमेंट जा रही है, क्या ये रॉयल्टी की तरह से कंसिडर की जा सकती है 916 के हिसाब से? और अगर ये कंसिडर की जा सकती है तो क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगी? तो यहाँ पे साहब दो लोगों के आर्गुमेंट है, एक है असेसिंग ऑफिसर का आर्गुमेंट और एक है ट्रिब्यूनल मतलब ITAT का आर्गुमेंट। असेसिंग ऑफिसर इसको बोलता है कि हाँ, जो साकेत सर, जो आप अपने वेबसाइट के लिए जो आपने अपना जो नेम परचेज किया, आप इसके लिए जो पेमेंट कर रहे हैं टू द GoDaddy, वो रॉयल्टी है, और अकॉर्डिंगली आपको 916 का TDS करना चाहिए था। क्योंकि असेसिंग ऑफिसर का आर्गुमेंट क्या बनता है? एज सच पेमेंट वाज फॉर द राइट्स टू यूज ऑफ अ सर्विस मेंटेन्ड बाय द अपलेंट, दैट इज GoDaddy। मतलब आपने GoDaddy को पेमेंट की, मैंने कहा हाँ सर मैंने पेमेंट की, आपने GoDaddy को एक ऐसे राइट या एक ऐसे सर्विस के लिए पेमेंट की जो कि अपलेंट मतलब GoDaddy मेंटेन करता है, फॉर द सर्विसेज मेंटेन्ड बाय अपलेंट। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, अब सवाल बनता है कि मैं GoDaddy को पेमेंट कर रहा हूं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि मैं यहां पे GoDaddy को पेमेंट कर रहा हूं। किसके लिए पे कर रहा हूं? मैंने एक डोमेन नेम और मैंने डोमेन नेम एक्सटेंशन परचेज किया। पर सवाल बनता है कि जो राइट्स वगैरह हैं, ये जो फैसिलिटीज वगैरह हैं, ये क्या अपलेंट मतलब GoDaddy की मतलब ओनरशिप है इसके पास? इसका जवाब है नहीं सर। ये जो डोमेन नेम या जो DNS एक्सटेंशन वगैरह है, इसको ये ओन कौन कर रहा होता है? बेसिकली रजिस्ट्री। और बीइंग अ रजिस्ट्रेंट, मैं रजिस्ट्री के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता, मैं रजिस्ट्रार के थ्रू रजिस्ट्री के पास जा सकता हूं। क्या मेरी बात समझ पाए? इसलिए ये एक्चुअली ओन कौन कर रहे हैं? ये सही में ओनरशिप, इसकी प्रोप्राइटरी राइट इन चीजों की किसके पास है? एटलीस्ट ये GoDaddy के पास नहीं है, रजिस्ट्रार के पास नहीं है। ठीक बात है। तो साहब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही कहा, ध्यान दीजिएगा, ओनर बोले तो GoDaddy इज नॉट द ओनर ऑफ द डोमेन एज इट इज ओन्ड बाय रजिस्ट्री, क्योंकि यह रजिस्ट्री के द्वारा ओन की जाती है, बट इट जस्ट फैसिलिटेट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम विद द रजिस्ट्री। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? मैंने इनको पेमेंट किया कि साहब मेरा वेबसाइट रजिस्टर करा दो saketgadia.com, वो मुझसे पेमेंट लेगा और मेरा डोमेन नेम और डोमेन नेम एक्सटेंशन इनके साथ रजिस्टर करा देगा, और ये जो ICANN है ये सारी चीजों को मैनेज करेगा, एडमिनिस्ट्रेट करेगा। ठीक बात है।
ध्यान दीजिए, hence the domain name registration service fees charged by GoDaddy, hence the domain name registration service fees charged by GoDaddy does not confer right to use or transfer the right to use the use of the domain name to its customer। क्योंकि साहब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं कहता हूं कि मैं इस पेन को यूज करने का राइट आपको ट्रांसफर करता हूं, तो मैं इस पेन को यूज करने का राइट आपको कब ट्रांसफर कर सकता हूं? जब मैं खुद ये पेन ओन करता हूं। लेट्स से मैं ये पेन, मान लीजिए मैं ये पेन ओन ही नहीं करता, ये पेन मान लीजिए कोई और पर्सन ओन करता है, और मैं क्या करता हूं, उस पर्सन और आपके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देता हूं, उस पर्सन और आपके बीच में ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने का काम करता हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि ये पेन मैं ओन करता हूं, ये पेन अभी भी ये सामने वाला पर्सन ओन करता है, और मैं सिर्फ और सिर्फ जो ये पेन ओन करता है और जिसको ये पेन चाहिए, उन दोनों के बीच में एक लिंक को स्टैब्लिश करने का काम करता हूं। क्या मेरी बात समझ में? GoDaddy भी साहब यहाँ पे यही कर रहा है। अगर आप देखेंगे डियर, तो जो मेन जो .com जो डोमेन एक्सटेंशन है मेरी वेबसाइट का, ये GoDaddy ओन नहीं कर रहा है, ये ओन कर रहा है verisend.inc, और मैं उसको डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर रहा, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं थ्रू GoDaddy। आर यू गाइस गेटिंग? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि डियर जो GoDaddy है वो इन डोमेन नेम्स का ओनर नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ डोमेन नेम के रजिस्ट्रेशन का काम करता है। वो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, ये GoDaddy बीइंग द रजिस्ट्रार, वो तो सिर्फ और सिर्फ डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री के यहां करवाने का काम करता है। क्या मेरी बात किसी को समझ आ रही है? अगर GoDaddy डोमेन नेम एक्सटेंशन वगैरह का ओनर होता और वो आपको राइट देता कि ठीक है साकिब सर, आपने हमें 5,000 रुपए दिए हैं, आप 1 साल के लिए sakidgudia.com यूज कर सकते हो, या आपने हमें 10,000 रुपए दिए हैं, आप इसको इतने पीरियड के लिए यूज कर सकते हो, तो जो मैं पेमेंट कर रहा होता वो रॉयल्टी बन सकता था, बिकॉज GoDaddy ने मुझे कुछ यूज करने का राइट दिया है। पर यहाँ पे GoDaddy मुझे वो राइट कैसे दे सकता है जो GoDaddy के पास ही ना हो? आर यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आ रही? अच्छा, तो इसलिए डियर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला कि इसलिए ये रॉयल्टी नहीं माना जा सकता। एक बार फिर से देख लें, असेसिंग ऑफिसर ने क्या बोला था, एज सच पेमेंट वाज फॉर द राइट्स टू यूज और यूज ऑफ सर्विसेज या फिर सर्वर्स मेंटेन्ड बाय अपलेंट दैट इज GoDaddy। यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला, ओनर मतलब GoDaddy इज नॉट द ओनर ऑफ डोमेन एज इट इज ओन्ड बाय रजिस्ट्री, बट इट जस्ट फैसिलिटेट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डोमेन नेम विद द रजिस्ट्री, हेंस डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन सर्विस फीस चार्ज बाय GoDaddy does not confer right to use or transfer the right to use of the domain name to the customers। the registrar मतलब GoDaddy, ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रार कौन है डियर? GoDaddy। अच्छा, does not have any proprietorship right in the domain name। डोमेन नेम में साहब प्रोप्राइटरशिप राइट किसका है? अगर हम एक्सटेंशन की बात करें, उसको मैनेज करता है वेरीसाइन, और पूरे सिस्टम को मैनेज करता है ICANN। ठीक बात है। अच्छा, मामला बढ़ते बढ़ते चला गया ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल ने भी बोला कि साहब ये तो रॉयल्टी बनता है, और यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने दूसरा आर्गुमेंट दिया। ध्यान दीजिएगा ट्रिब्यूनल ने क्या कहा, कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय GoDaddy, मैंने जो डोमेन नेम sakidgudia.com के लिए GoDaddy को 10,000 रुपए दिए, जो कंसिडरेशन GoDaddy को मिला, बहुत ध्यान से, इज रॉयल्टी। ITAT बोलता है कि रॉयल्टी है। आर्गुमेंट क्या है, एज इट इन्वॉल्व्स द राइट टू यूज और यूज ऑफ अ ट्रेडमार्क। मतलब GoDaddy आपको कोई ट्रेडमार्क को यूज करने का राइट दे रहा है, या आप उसका ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, और उस ट्रेडमार्क को यूज करने के बदले आप 10,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हो। इसलिए चूंकि आप ट्रेडमार्क को यूज करने का राइट GoDaddy से ले रहे हो, इसलिए ये 10,000 रुपए रॉयल्टी है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर, मैंने GoDaddy के थ्रू एक डोमेन नेम परचेज किया जिसका नाम है sakidgudia.com। मैंने GoDaddy के थ्रू एक डोमेन नेम परचेज किया जिसका नाम है sakidgudia.com। जब तक वो GoDaddy के थ्रू रजिस्टर्ड है, लेट्स से 24 महीने, 12 महीने, 36 महीने, ऐसा केस में भी, इस sakidgudia.com की ओनरशिप किसकी है? मेरी है। ये मेरा ट्रेडमार्क है sakidgudia.com, इसको और कोई यूज नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, sakidgudia.com मेरा ट्रेडमार्क है, इसे और कोई यूज नहीं कर सकता। ये GoDaddy का ट्रेडमार्क नहीं है। ITAT बोल रहा है कि GoDaddy ने अपना कोई ट्रेडमार्क आपको यूज करने का राइट दे दिया, पर साहब sakidgudia.com इज नॉट GoDaddy's ट्रेडमार्क, इट इज माई ट्रेडमार्क। ये मेरा राइट है, इट इज माई प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये GoDaddy की प्रॉपर्टी नहीं है। GoDaddy की प्रॉपर्टी क्या है? GoDaddy.com। प्लीज ध्यान दीजिए सर, अजीब सी बात बता रहे हो।
ध्यान दीजिएगा साहब, गोडैडी का ट्रेडमार्क या गोडैडी की प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे रिकॉग्नाइज होता है दुनिया के सामने? थ्रू डोमेन नेम godaddy.com। क्या गोडैडी ने मुझे godaddy.com यूज करने का राइट दे दिया? क्या मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आपको अगर हमारी क्लासेस बुक्स वगैरह चाहिए तो आप गोडैडी, तो क्या आप godaddy.com में चले जाएं? नहीं सर, मैं तो ये बोल सकता हूं कि आप saketghidiya.com में जाएं। तो गोडैडी ने मुझे जो यूज करने का राइट दिया, जो ट्रेडमार्क दिया, वो saketghidiya.com, वो मेरा ट्रेडमार्क है। दैट इज नॉट द ट्रेडमार्क ऑफ गोडैडी। अगर गोडैडी मुझे godaddy.com यूज करने का राइट देता, उसके बदले मैं उसको 10,000 रुपए देता, तो साहब ये godaddy.com ओन कौन कर रहा है? गोडैडी। पर saketghidiya.com ओन कौन कर रहा है? मैं ओन कर रहा हूं। तो जो चीज मैं जो चीजें मैं ओन कर रहा हूं, उसको यूज करने का राइट मुझे गोडैडी कैसे दे सकता है? किसी को बात समझ आ रही? जो चीजें मैं ओन कर रहा हूं, उससे यूज करने का राइट मुझे गोडैडी कैसे दे सकता है? इसलिए ये रॉयल्टी नहीं बनता, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, it would not have the attributes of a it would have the attributes of a trademark only if the appellant GoDaddy has granted the right or transferred the right to use its domain name। मतलब godaddy.com, मतलब GoDaddy के पास साहब अपना ट्रेडमार्क क्या है? godaddy.com। उसके पास saketghidiya.com का ट्रेडमार्क नहीं है। अच्छा, however in this case customer can choose its own domain name, owns it, and only he can protect its goodwill through passing of action against a subsequent registrant of the same या फिर very close domain। ध्यान दीजिएगा, ये जो saketghidiya.com है साहब, ये मेरा राइट है, ये मेरा ट्रेडमार्क बन गया। और अगर लेट से इस saketghidiya.com के अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई इशू बनता है, तो उसे डील करने का, उसे सही करने का की रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट भी मेरे पास। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से कि अगर मान लीजिए बीइंग अ सीए आपने कोई वेबसाइट बनवाई जिसका नाम है लेट से easyitr.com। बीइंग अ सीए आपने कोई वेबसाइट बनाई जिसका नाम है easyitr.com। तो जो easyitr.com है, दैट इज योर डोमेन नेम, दैट इज योर ट्रेडमार्क, दैट इज योर राइट। ये गोडैडी का राइट नहीं है। हो सकता है आपने इसको गोडैडी के वेबसाइट के थ्रू बनवाई, हो सकता है ऐसा, बट ये easyitr.com ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, बिकॉज यू आर द रजिस्ट्रेंट। हाँ, आपके नाम पे रजिस्टर ये रजिस्ट्रार गोडैडी के थ्रू हुआ है, बट है आपके नाम पे रजिस्टर्ड। और लेट्स से कि कोई और पर्सन क्या करता है, और लेट्स से आपकी जो वेबसाइट है easyitr.com वो बहुत ज्यादा हो सकता है कि पॉपुलर हो गई हो, किसी और पर्सन ने क्या किया, एक डमी वेबसाइट बना दी जिसका नाम रख दिया easyitr.in या easyitr.com। और आपकी जो वेबसाइट है इसका नाम क्या है? easyitr.com। किसी और पर्सन ने एक और वेबसाइट बना दी, कोई मतलब डमी सी हम कह सकते हैं कि साइट बना दिया, क्लोन साइट बना दी जिसका नाम है easyitr.in, एक्सटेंशन बदल दिया, या easyitr.com। अब इन चीजों से डील करना इन चीजों से डील करना गोडैडी की जिम्मेदारी नहीं है। वो इन चीजों से डील नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका ओनरशिप है, ये आपकी प्रॉपर्टी है easyitr.com। अब इन चीजों से डील करने का भी काम आपका है, इसलिए ये आपका ट्रेडमार्क है, न कि गोडैडी का। तो चलिए फिर सब टाइम पास नहीं करते, देखेंगे। अच्छा, कोर्ट ने क्या कहा? द असेसी गोडैडी इज नॉट द ओनर ऑफ द डोमेन नेम, बट इट मेरली एक्ट्स एज अ रजिस्ट्रार वेयर इट फैसिलिटेट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम एंड चार्जेस अ फीस। Hence, it does not confer right to use or transfer the right to use domain name to its customer। क्योंकि साहब ये जो राइट आपके पास है ही नहीं। अगर मैं saketghidiya.com नाम से कोई वेबसाइट रजिस्टर कराता हूं, तो साहब ये रजिस्ट्रेशन ये भले गोडैडी के थ्रू करवाया है, बट साहब ये .com एक्सटेंशन, .com के सर्वर्स वगैरह ये गोडैडी मैनेज नहीं करता। ये मैनेज कौन करता है? ये ओन कौन करता है? ये ओन करता है डियर ये अपना भाई, क्या नाम है इसका, verisign.in। गोडैडी सिर्फ और सिर्फ verisign.in और मेरे बीच में लिंक या फिर फैसिलिटेटर का काम कर रहा होता है, इसको ओन नहीं कर रहा होता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। The clauses of the agreement shows what is agreed between the assessee GoDaddy and the customer is mere registration of a domain name। GoDaddy सिर्फ ये बोलता है कि साहब आप हमें पैसे दे रहे हो, हम आपका डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, हमारा बस इतना काम है, उस डोमेन नेम को हम ओन नहीं करते। The registrar GoDaddy does not have any proprietorship right in the domain name। ये बात हमने आपके साथ देखी। अच्छा, As regard domain name having attribute of a trademark, क्या ये कहा जा सकता है कि डोमेन नेम जो है वो ट्रेडमार्क है और GoDaddy saketghidiya.com का ट्रेडमार्क मुझे यूज करने का राइट दे रहा है, इसके बदले मैं उसको 10,000 रुपए दे रहा हूं? तो इसका जवाब है नहीं। saketghidiya.com
इज नॉट द ट्रेडमार्क ऑफ GoDaddy। तो जब वो GoDaddy का ट्रेडमार्क है ही नहीं, तो GoDaddy उसे मुझे यूज करने का राइट कैसे दे सकता है? इट इज माई ट्रेडमार्क। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें, इट इज द रजिस्ट्रेंट मतलब मैं, एंड नॉट द रजिस्ट्रार मतलब GoDaddy हु ओन्स द डोमेन नेम, मतलब saketgudia.com साहब मैं ओन करता हूं, GoDaddy ओन नहीं करता। एंड मैं ही हूं जो कि उसका गुडविल प्रोटेक्ट कर सकता है बाय इनिशिएटिंग पासिंग ऑफ एक्शन अगेंस्ट अ सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेंट ऑफ द सेम और वेरी क्लोज डोमेन नेम। इट वुड हैव द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ट्रेडमार्क। मुद्दे वाली बात है, only if the appellant GoDaddy has granted the right or transferred the right to use its domain name, that is GoDaddy.com। अगर let's say GoDaddy.com जो है मुझे जो है GoDaddy.com को यूज करने का राइट देता, तो वो बोल सकता था कि GoDaddy.com चूंकि मैं ओन करता हूं और मैंने इसे यूज करने का आपको राइट दिया, आपको ट्रेडमार्क, तो मैं आपको अपना ट्रेडमार्क यूज करने का राइट दे रहा हूं, आप जो पेमेंट करोगे वो रॉयल्टी बन सकती है। पर GoDaddy.com यहाँ पे मुझे जो यूज करने का राइट दे रहा है वो बेसिकली क्या है? saketgudia.com जो बेसिकली मैं ओन करता हूं। हाँ, भले एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ओन करता हूं, बट मैं ओन करता हूं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। However, in this case, appellant is only acting as a registrar, मतलब GoDaddy सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्ट्रार की तरह से काम कर रहा है, and offering its services to the customer for having their domain name। अच्छा, accordingly the fees received by GoDaddy for registration of domain names cannot be treated as royalty। आगे बढ़ते हैं साहब। Can the claim for foreign tax credit be accepted if a taxpayer inadvertently failed to file Form 67 along with ROI, though such form is filed before receipt of intimation under Section 143? ध्यान दीजिएगा डियर, कुछ ना बेनिफिशियरी प्रोविजंस होते हैं। बेनिफिशियरी प्रोविजंस वो प्रोविजंस होते हैं जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है असेसी को बेनिफिट देना। मतलब कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसका अल्टीमेट बेनिफिट होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव होता है असेसी को बेनिफिट देना। पर उन बेनिफिशियरी प्रोविजंस के लिए ना कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन टैक्स क्रेडिट अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 67 फाइल करना पड़ता है। मेरे साथ साथ देख लें। अच्छा, क्रेडिट ऑफ फॉरेन टैक्स, क्रेडिट ऑफ एनी फॉरेन टैक्स शैल बी अलाउड ऑन फर्निशिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बाय द एसएससी। आपको बेसिकली फॉर्म 67 फाइल करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा डियर, 1/4/2022 जहां तक मुझे याद आ रहा है इसमें अमेंडमेंट आई थी। इसके बाद ये जो 1/4/2022 के बाद जो आपको फॉर्म 67 फाइल करना पड़ता है, आपको असेसमेंट ईयर के एंड तक फाइल करना पड़ता है। पर पहले आपको ये फॉर्म 67 ना आईटीआर के साथ ही फाइल करना पड़ता था। जो आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर है उसी के साथ आपको फाइल करना है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं और आपका लेट्स से ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर 31 जुलाई 2023 है, तो आपको 31 जुलाई 2023 तक फॉर्म 67 फाइल करना पड़ता था पहले। तो एक जो केस लॉ है ये बेसिकली पहले के प्रोविजंस का है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, एसएससी ने यहाँ पे जो आईटीआर है वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक, जो फॉर्म 67 है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक फाइल नहीं किया, पर असेसमेंट होने के पहले फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने क्या बोला कि आप अगर डॉक्यूमेंट को असेसमेंट प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के पहले पहले तक फाइल कर देते हैं, इट इज ओके, हम आपको उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउ कर देंगे। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें, एसएससी वांटेड टू क्लेम फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फेल्ड टू फाइल फॉर्म 67 अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। ऑल्दो अब फॉर्म 67 को फाइल करने का टाइम एक्सटेंड हो गया है, मतलब अब जो है आप असेसमेंट ईयर के एंड तक फाइल कर सकते हैं। पहले ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक ही होता था। अच्छा, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब ये से आप कब तक फाइल कर सकते हैं? आप इसे फाइल कर सकते हैं शैल बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब आप इसे रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड तक फाइल कर सकते हैं। पहले आपको इसे फाइल करना पड़ता था अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। अच्छा, और एसएससी ने यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक फॉर्म 67 फाइल नहीं किया। हाँ, 143(1) में इनको मतलब असेसमेंट का इंटीमेशन आया, उसके पहले पहले इन्होंने इसको फाइल कर दिया। अच्छा, तो सवाल बनता है कि क्या ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट को रिसीव करने के लिए एलिजिबल हैं? तो कोर्ट ने क्या बोला, द हाई कोर्ट रिलाइड अपॉन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सीआईटी वर्सेस जीएम निटिंग इंडस्ट्रीज 2015। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे हेल्ड क्या किया गया था, even if such form was not filed along with ITR but the same has been filed during the assessment proceeding and before the final order of assessment was made, it would be sufficient compliance. Accordingly the claim of foreign tax credit cannot be denied। तो साहब कोर्ट यहाँ पे जनरली ऐसे ही डिसीजन या फिर ऐसे ही स्टैंड लेती है क्योंकि ये बेनिफिशियरी प्रोविजन है।
और बेनिफिशियल प्रोविजंस को हार्श नहीं बनाया जा सकता, अदरवाइज एसएससी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए कोर्ट्स यूजुअली यही बोलती हैं कि डियर अगर आप उसे उस समय तक फाइल नहीं कर पाए तो असेसमेंट प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के पहले पहले तक फाइल कर दो, बिकॉज एक बार अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई इसके बाद अगर आप फाइल करोगे तो असेसमेंट प्रोसीडिंग रीओपन करना पड़ेगा, परेशानी बढ़ेगी। सो इट इज बेटर कि आप इसे असेसमेंट प्रोसीडिंग के कंप्लीट होने के पहले पहले तक फाइल कर दें। अच्छा, तो देखेंगे द सेम वाज फाइल्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग एंड बिफोर द फाइनल ऑर्डर ऑफ असेसमेंट। और चूंकि यहाँ पे आपने असेसमेंट प्रोसीडिंग को इनिशिएट होने के पहले ही फाइल कर दिया, इवन असेसमेंट प्रोसीडिंग तो कंप्लीट हुई भी नहीं है, फाइनल ऑर्डर ऑफ असेसमेंट तो आया ही नहीं है, आपने इसको 143(1) का इंटीमेशन रिसीव करने के पहले ही फाइल कर दिया, इसलिए यू शैल बी एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ यू शैल बी एलिजिबल टू क्लेम द फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अच्छा डियर, बाकी इसमें 5 केस लॉज और हैं। महिला आनंद फिल्टर्स सिकंदराबाद क्लब, सीआईटी वर्सेस के बीडी शुगर्स, सीआईटी वर्सेस एयर इंडिया लिमिटेड और फाइनली सीआईटी वर्सेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ये सारे हमने आपके साथ बहुत डिटेल में मई 24 के नाम से हमने मई 24 जुडिशियल अपडेट के नाम से वीडियो शेयर किया, वहां पे आपको ये मिल जाएगा।